हेलो गाइस एंड गर्ल्स, कैसे हो सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं सीए प्रतीक विनय नेवे आपका स्वागत करता हूँ सीए प्रतीक नेवे टैक्स क्लासेस में। सो दोस्तों, इट्स एब्सोल्युटली ओके इवन इफ यू कुड नॉट गेट थ्रू योर नवंबर 2023 एग्जाम्स। अगर नवंबर 2023 में असफलता मिली है तो भी टेंशन ना लीजिए। आई नो यू आर डिसहार्टन्ड, बट दोस्तों अब टाइम क्या है, अब टाइम ये है कि you should amend the things, you should change your strategy, you should study further, okay, you should study smartly, you should work hard, go ahead and crack May 2024 एग्जाम्स। तो दोस्तों इसी सिलसिले में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ व्हाट टू डू फॉर टैक्स। यस, टैक्स में क्या करना चाहिए आपको फॉर शिफ्टिंग फ्रॉम योर ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस इन सीए इंटरमीडिएट। ये एक है। सेकेंडली, यस, अमेंडमेंट्स होने वाले हैं बिकॉज एप्लीकेबल फॉर यू नाउ विल बी असेसमेंट ईयर 24-25। एज यू ऑल नो, नवंबर के लिए आपने पढ़ा था असेसमेंट ईयर 23-24। नाउ फॉर योर मे 24 एग्जाम्स यू हैव गॉट असेसमेंट ईयर कौन सा? यस, 24-25। तो गाइस डोंट वरी एट ऑल, इनकम टैक्स में आपको 100% गाइडेंस मिल जाएगा। ना ही सिर्फ गाइडेंस, बट जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो भी लेके आऊंगा। प्लस, यस गाइस, प्लस आपके लिए इंपॉर्टेंट सम्स भी लेके आने वाला हूं, जैसे आज का ये एक सम। तो यू विल गेट आइडिया व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस सेशंस। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड गाइस, इफ यू लाइक इट, इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, इतना नहीं बोलूंगा, ये भी बोलना चाहूंगा कि इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गाइस हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपका ऐसा कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। फर्दर गाइस, हमने इन सब इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट बनाई है। वी हैव मेड अ वंडरफुल प्लेलिस्ट फॉर दिस। तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। आपको सब important videos मिल जाएंगे from perspective of your May 24 exams. Okay, and I'm quite sure guys, ये आपने कवर किया तो बहुत आपको फायदा होने वाला है। Okay, so guys, let's go ahead and also check description of this video. You will find lot of inputs in that as well. So दोस्तों, आज के इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कवर किए गए हैं? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। यस, तो शायद आपने पढ़ा है। यस, AMT ऑफ 115 JC, आपको इसका इंट्रोडक्शन है आपके सिलेबस में। बट इसके ऊपर ही ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना हुआ है विच हैज अ पोटेंशियल ऑफ 12 to 15 मार्क्स इन योर एग्जाम। ये आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है क्वेश्चन। सो आई एम गोइंग टू कवर दैट क्वेश्चन। सो गाइस, पे अटेंशन वेरी प्रॉपर्ली। इस क्वेश्चन में और किस चीज का नॉलेज मिलेगा आपको? दैट इज टैक्स ऑप्टिमाइजेशन वाला सवाल है ये। तो ये टैक्स ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? सो टू टेल यू इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, आपको पता है ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम 115 BAC आपने पढ़ा हुआ है। यस, तो अब वो जो ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम है ना, वो फिनांस एक्ट 23 के अनुसार, मतलब फिनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए वो ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम बनने वाली है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। वो हो गई है डिफॉल्ट रेजिम ऑफ सेक्शन 115 BAC। मतलब बाय डिफॉल्ट एसएससी 115 BAC के स्लैब्स अप्लाई करेगा, राइट? तो वो एक चीज है। तो टैक्स ऑप्टिमाइजेशन का सवाल कब कब आता है? when you have to select that you will continue staying in the default regime of 115 BAC। आप 115 BAC के अनुसार लोअर परसेंटेज से टैक्स पे करोगे, कंसेशनल परसेंटेज से टैक्स पे करोगे, या फिर आप रेगुलर स्लैब्स अप्लाई करके टैक्स पे करोगे। तो ऑब्वियसली you will like to go for that option where tax liability is less। अब दोस्तों उसी को एग्जैक्टली बोलते हैं टैक्स ऑप्टिमाइजेशन। तो आप एंड तक बने रहिए, मैं क्या बोल रहा हूं वो आपको इस सम के माध्यम से
एकदम डेप्थ में समझ में आएगा। एंड देन गाइज आपका फेवरेट सेक्शन 35 एडी भी इस सम में कवर्ड है, जो कि टॉपिक पीजीबीपी में से 35 एडी पीजीबीपी में से है। सर इतना मतलब कैसे याद रखे? देखो 28 से लेके 44 ये जो प्रोविजन है वो पीजीबीपी में आते हैं। सेक्शन 28 इज द चार्जिंग सेक्शन फॉर पीजीबीपी। 28 से लेके 44 तक पीजीबीपी में आते हैं। तो यस 35 एडी पीजीबीपी में आता है। इट इज अ डिडक्शन विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेसेस में 14 बिजनेसेस के लिए डिडक्शन मिलता है 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस तो ये भी सम में कवर होने वाला है। एंड गाइस 10 डबल ए वाला एग्जाम्पशन, तो इतना पावर पैक्ड सवाल है ना, इट्स अ वेरी पावर पैक्ड क्वेश्चन। ओके 10 डबल ए में सर किस चीज के लिए एग्जाम्पशन मिलता है? तो 10 डबल ए में एग्जाम्पशन मिलता है फॉर प्रॉफिट्स अर्नड बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन, प्रॉफिट अर्नड बाय यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट्स। जो एक्सपोर्ट के लिए प्रॉफिट अर्न किया है ना, उसका डिडक्शन मिलता है टू द एक्सटेंट ऑफ 100% ऑफ द प्रॉफिट्स। ओके अगर यूनिट एग्जिस्टेंस में है, ओके इफ इट इज विद इन 5 years ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, नेक्स्ट 5 साल में आपको मिलता है टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ दिस प्रॉफिट्स। सर ये कुछ याद नहीं आ रहा है, so absolutely no problem guys, we have got one bingo batch। ओके उसकी भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लो। ओके कोई बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वी हैव सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। ओके फटाफट से टैक्स कैसे कवर करना है उसके लिए आपके लिए सॉल्यूशंस है। ओके सो दोस्तों ये क्वेश्चन देखो, ये मैं मास्टर क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं आपको अब समझ में आएगा। एक तो इतने सारे प्रोविजंस कवर्ड है। यस तो देखो मिस्टर एक्स एन इंडिविजुअल सेटअप अ यूनिट इन एसईजेड। तो एक्स ने एक यूनिट सेटअप किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन FY 1920 फॉर प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन्स। यूनिट फुलफिल्स ऑल कंडीशंस ऑफ 10AA of Income Tax Act ड्यूरिंग द FY 22-23। मतलब दोस्तों लास्ट FY में, क्योंकि आपको पता है अब मई में जब सवाल पूछेंगे मई 24 में, सो दैट इज गोइंग टू बी फॉर financial year 23-24, that is previous year 23-24, that is assessment year 24-25। yes इसलिए 22-23 को बोल रहे हो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, लास्ट वाला फाइनेंशियल ईयर। तब उन्होंने क्या किया, एक यूनिट सेटअप किया, एक वेयर हाउसिंग फैसिलिटी सेटअप की इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब दोस्तों ये जो फैसिलिटी है ना, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इसके लिए सेक्शन 35AD में डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन इज गिवन इन सेक्शन 35AD। इट फुलफिल्स ऑल कंडीशंस ऑफ 35AD। ये भी आपको इंस्टीट्यूट ने हिंट दिया है दैट इट इज fulfilling all conditions of section 35AD। capital expense in respect of warehouse amounted to 75 lakhs। तो आपको प्राइमा फेसी 75 लाख का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन 75 लाख में से कॉस्ट ऑफ लैंड इज 10 लाख। तो कॉस्ट ऑफ लैंड का कभी भी डिडक्शन मिलता ही नहीं है। लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इन 3 कैपिटल एक्सपेंसेस के डिडक्शन नहीं मिलते। तो गाइस यू विल बी एबल टू क्लेम डिडक्शन ऑफ 75 lakh minus 10 lakh which is 65 lakh। agreed। now the warehousing, जो warehousing facility है ना, उसका जो warehouse है ना, it became operational with effect from 1st April 23 and expenditure of 75 lakh was capitalized in the books on that date। तो दोस्तों आप बेझिझक 65 लाख का डिडक्शन ले सकते हो अंडर सेक्शन 35AD इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24
जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है। ओके, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द क्वेश्चन। अब आपके दो बिजनेसेस हैं, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यूनिट है, सेकंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है। तो अब उसके लिए फिगर्स दिए हैं। ओके, सो देखते हैं उसके साथ क्या करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है ये SEZ का यूनिट सेटअप कब हुआ। इट वाज सेटअप इन 1920। सो गाइस, तब से लेके 23-24 फाइनेंशियल ईयर इज ईयर नंबर, कैलकुलेट करो। 2021 इज फर्स्ट, 21-22 is second, 22-23 is third, 23-24 is fourth, 24-25 is fifth. तो yes, हमें 23-24 में इंटरेस्ट है. We are doing calculation for that. So 23-24 is the fourth year. Correct? किया calculate. 2021, 21-22, 22-23, 23-24. This is fourth year. So guys, go ahead and take 100% deduction of profit earned in SEZ, but वो profit जो relatable to exports है. तो देखते हैं. Let's see. Profit of unit in SEZ is 40 lakh. Yes, so we can take 40 lakh as PGBP. Export turnover received in India is 80 lakh and domestic sales is 20 lakh. ये दो आइटम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 10AA का डिडक्शन डिसाइड करने के लिए. प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी इज 1 करोड़ 5 लाख. प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी इज 1 करोड़ 5 लाख, बट इट इज बिफोर 35 AD. तो दोस्तों ले लो 35 AD का डिडक्शन 65 लाख. मैं आपको एक राज की बात बताऊं क्या, डिफिकल्ट चीजें आपको करनी चाहिए. यू आर गिविंग CA एग्जाम्स, सो डोंट एस्केप बाय डूइंग ओनली सिंपल थिंग्स. यू कैन एस्केप बाय डूइंग सिंपल थिंग्स, बट आप एग्जाम में जाके आपको दिक्कत आएगी. तो मेरा मानना एक ही है, जिस लेवल के सम्स करने चाहिए ओके वो आपको करने ही चाहिए. मतलब डोंट एस्केप. ओके, what you should do you must do, and then only success will follow you. okay, तो 1 करोड़ 5 लाख माइनस 65 लाख कितना मिला आपको, कितना मिला? what is 1 करोड़ 5 लाख minus 65 lakhs? is it guys 40 lakhs? coincidentally दोनों में प्रॉफिट सेम है, तो 80 लाख आपका क्या बन जाएगा? 80 लाख दोस्तों आपका बन जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम या पीजीबीपी. देयर इज नो अदर हेड ऑफ इनकम, तो ये 80 लाख से आपका बन जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम. बट सर पूछा क्या है हमें एग्जैक्टली सम में? हमें पूछा है इनकम टैक्स निकालने के लिए इंक्लूडिंग AMT, दैट इज ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स ऑफ सेक्शन 115 JC. ओके, उसके साथ साथ ओके बोथ एज पर 115 BAC एंड एज पर रेगुलर प्रोविजंस. ओके, यही पे तो इश्यू है टैक्स ऑप्टिमाइजेशन का. मतलब यू आर गोइंग टू फॉलो डिफॉल्ट रेजिम एंड रेगुलर प्रोविजंस, एंड दोनों में से wherever tax liability is lower, wherever tax is lower, that you will select. तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अब स्टेप बाय स्टेप फोकस करेंगे. पहले रेगुलर प्रोविजन से कैलकुलेट करेंगे. जब रेगुलर प्रोविजंस अप्लाई करते हैं तो ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स अप्लाई होता है. ओके, कैसे होता है नहीं पता है तो टेंशन मत लो, सम फॉलो करो, समझ में आएगा. ओके, तो देखो क्या करना है आपको. पहले रेगुलर प्रोविजन से कैलकुलेट करते हैं. वी विल फर्स्ट कैलकुलेट बाय रेगुलर प्रोविजंस. तो आ जाओ पेज नंबर 2 पे. ओके, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी अंडर रेगुलर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट.
तो ये देखो आपका पीजीबीपी हो गया कितना, आपका पीजीबीपी हो गया 80 lakhs। डू यू एग्री? अच्छा एक काम कर सकते हैं, 10AA वाला डिडक्शन पहले ही ले सकते हैं, 10AA वाला डिडक्शन पहले ही ले सकते हैं। तो आ गया 8 lakhs। आपका कौन सा प्रॉफिट? SEZ वाला प्रॉफिट आपका आ गया 8 lakhs। सर कैसे आया 8 lakhs? देखो 10AA वाला डिडक्शन लिया आपने, ओके। 10AA वाला डिडक्शन कैसे लेना है सर? देखो आपका आपका टोटल SEZ का प्रॉफिट कितना है? गो एंड चेक। आपका SEZ का प्रॉफिट कितना है? 40 lakhs। तो दोस्तों 40 lakhs में से हाउ मच इज योर एक्सपोर्ट टर्नओवर? 80 lakhs। डोमेस्टिक टर्नओवर 20 lakhs। तो टोटल टर्नओवर 40 प्लस 80 प्लस 20 1 CR। तो 40 lakhs is your profit when your turnover is 1 crore। 40 lakhs is your profit when your turnover is 1 crore। total turnover is 1 crore। so 40 लाख प्रॉफिट 1 करोड़ से रिलेटेबल है। तो इस 80 लाख जो एक्सपोर्ट सेल्स है उसके लिए कितना? तो यू विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 40 lakhs इंटू 80 lakhs अपॉन 1 करोड़। तो ये देखो 40 lakhs इंटू 80 lakhs अपॉन 1 करोड़। तो दोस्तों इस 32 lakhs का मिल गया आपको एग्जम्पशन, ओके। ये देखो ये एग्जम्पशन मिल गया। एग्जम्पशन मिलने के बाद आपका उस एसईजेड बिजनेस से कितना इनकम आया? 8 लाख रुपीस। उसके बाद 35 एडी वाला डिडक्शन लिया एज डिसाइडेड 65 लाख, तो वो आया 40 lakhs। सो डू यू एग्री दैट योर टोटल इनकम इज 48 lakhs? यस सर। ये आ गया आपका टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजंस। दोस्तों रेगुलर नहीं बोल रहा हूं, रेगुलर में हम लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, रेगुलर में नॉर्मल प्रोविजंस। नॉर्मल प्रोविजंस मतलब ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स नहीं, नॉट अंडर ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स बट अंडर नॉर्मल प्रोविजंस। नॉर्मल प्रोविजंस में आ गया 48 lakhs। डू यू एग्री ऑल ऑफ यू? यस सर। अब 48 lakhs पे आप क्या अप्लाई करना? स्लैब्स। कौन से वाले स्लैब्स? 0 to 2.5 lakhs नो टैक्स, 2.5 lakhs to 5 lakhs टैक्स एट 5%। याद है सबको स्लैब्स कि दिखाओ 48 lakhs पे कैलकुलेट करके। चलो दिखा दो। स्टूडेंट्स आर सेइंग दिखाओ सर कैलकुलेट करके। नो प्रॉब्लम। व्हाट आई एम शोइंग यू इज नॉर्मल टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे 48 lakhs पे। हाउ विल वी कैलकुलेट नॉर्मल टैक्स ऑन रुपीज 48 lakhs? तो आप 0 to 2.5 lakhs नो टैक्स, 2.5 lakhs to 5 lakhs के बीच जो इनकम है उस पे टैक्स आएगा एट 5%, मतलब 2,50,000 इंटू 5%। 5 लाख टू 10 लाख के बीच में जो इनकम है, कितना इनकम है 5 लाख टू 10 लाख के बीच? 5 लाख। उस पे टैक्स आएगा 20%। एंड अबव 10 lakhs जो आपका इनकम है अबव 10 lakhs उस पे टैक्स आएगा 30%। तो अबव 10 lakhs कितना है? अबव 10 lakhs 38 lakhs है। 38 lakhs पे 30% कितना आएगा? कैलकुलेट एंड टेल मी गाइस। 38 lakhs पे 30% आएगा 11,40,000। 11,40,000। So please take total of 11,40,000 plus 1 lakh. So 12,40,000 and 12,500 is
12,52,500. आर यू गेटिंग? क्या आपकी नॉर्मल लायबिलिटी 12,52,500 आ गई? यस. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4% आपका आ जाएगा 50,100. एंड फाइनली प्लीज गेट योर टैक्स लायबिलिटी. ये क्या है दोस्तों? दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी एज पर नॉर्मल प्रोविजंस. बट गवर्नमेंट बोलती है कि जब आप सेक्शन 115 BAC मतलब डिफॉल्ट रेजीम, मतलब पहले वाले ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजीम, मतलब कंसेशनल रेट्स ऑफ टैक्स, इसमें आप जब नहीं हो तो आप ऐसे केसेस में रेगुलर प्रोविजन से टैक्स तो निकालो ही, उसके साथ साथ आप निकालना AMT अंडर सेक्शन 115 JC, क्योंकि आपने हेवी डिडक्शंस लिए है ना. कौन कौन से हेवी डिडक्शंस लिए हैं? 35 AD वाला, 10 AA वाला, या फिर 80 IA to 80 RRB वाला. जब आप ये बड़े बड़े डिडक्शंस लेते हो, ये 3 बड़े डिडक्शंस 35 AD, 10 AA और 80 IA to 80 RRB, जब ये बड़े बड़े डिडक्शंस आप लेते हो तो यू प्लीज नलीफाई द इफेक्ट एंड चेक कि आपका एडजस्टेड टोटल इनकम क्या आएगा. तो क्या करना है आपको? एडजस्टेड टोटल इनकम कंप्यूट करना है. पहली स्टेप क्या थी? कैलकुलेट टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजंस. दूसरी स्टेप क्या है? कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी एज पर नॉर्मल प्रोविजंस. थर्ड स्टेप क्या है? कंप्यूट एडजस्टेड टोटल इनकम. तो उसमें क्या करना है? टोटल इनकम के साथ स्टार्ट करना है. यू हैव टू ऐड बैक डिडक्शन ऑफ 10 AA, यू हैव टू ऐड बैक डिडक्शन ऑफ क्या 35 AD. देखो ऐड किए दोनों डिडक्शंस, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिडक्शंस हमें ऐड करने होते हैं. वी हैव टू ऐड बैक दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिडक्शंस. बट क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिडक्शंस वी आर एडिंग, हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है नॉर्मल डेप्रिसिएशन. तो 65 लाख की जो बिल्डिंग थी उस पे हमें 10% डेप्रिसिएशन जरूर मिलेगा और हमारा एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगा 1,38,50,000. आया है क्या? टेक ऑन योर कैलसी 48 लाख प्लस 32 लाख प्लस 65 lakh minus 6,50,000 and check guys whether your adjusted total income is 1,38,50,000 आने वाला है. अब उसके ऊपर गवर्नमेंट बोलती है यस ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कैलकुलेट करो 18.5% पे. सो चेक it will come to 25,62,250. और एक कॉन्सेप्ट रिकैप हो जाएगी, सरचार्ज. सरचार्ज अप्लाई होगा यहाँ पे क्योंकि आपका जो एडजस्टेड टोटल इनकम है वो 1 करोड़ के आगे है. इट इज एक्सीडिंग 1 करोड़ बट नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़. क्या आपको याद है? इस केस में सरचार्ज आता है एट 15%. चलो इंडिविजुअल्स के लिए सरचार्ज के परसेंटेज क्विकली रिवाइज करते हैं. जब आपका टोटल इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में है तो इट इज 10%. जब आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है देन इट इज 15%. जब आपका टोटल इनकम 2 CR से लेके 5 CR के बीच में है then it is at what percent? Then it is at 25%. And when it exceeds 5 crores then it is at 37%. तो यहाँ पे आपने लगाया 15%. सब टोटल आ जाएगी. उस सब टोटल पे प्लीज कैलकुलेट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%. तो दोस्तों आपकी लायबिलिटी आएगी 30,64,450 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट ऑफ 10. ओके,
ये आएगी आपकी कौन सी लायबिलिटी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स की लायबिलिटी। अब आपको टैक्स पेबल कौन सा है, आपको टैक्स पेबल है द नॉर्मल टैक्स विच इज योर हाउ मच, कितना आया था नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल टैक्स जो आपका आया था 13,02,600 या फिर AMT whichever is higher. Okay, so guys you will end up paying 30,64,450. करेक्ट। आपको लग रहा होगा कि मैंने तो बोला था पे whichever is lower, नहीं नहीं, वो ऑप्टिमाइजेशन में, मतलब अभी आप एक समझो रेगुलर प्रोविजंस आप फॉलो कर रहे हो, रेगुलर प्रोविजन जब फॉलो करते हो तो एएमटी की इन्वॉल्वमेंट आती है, आपको पे करना है नॉर्मल टैक्स और एएमटी विचएवर इज हायर। अब यहाँ पे हो गया रेगुलर प्रोविजन का कैलकुलेशन, इसके बाद कैलकुलेट करेंगे एज पर 115 बीएसी, और इन दोनों में विचएवर इज लोअर, देखो आगे जैसे जाएंगे तो समझ में आएगा। उसके पहले एक बीच वाली स्टेप जो मैं बताना चाहूंगा कि यू आर पेइंग AMT, right? You are paying AMT, so you are going to get something called as AMT credit. आपने 30,64,450 पे किया, लेकिन आपकी नॉर्मल लायबिलिटी आ रही थी 13,02,600, तो ये जो डिफरेंस है दैट विल बी कॉल्ड एज AMT क्रेडिट, और वो AMT क्रेडिट का फायदा आपको आने वाले 15 ईयर्स में होगा। यू विल बी एबल टू यूज दैट AMT क्रेडिट फॉर अपकमिंग 15 ईयर्स। ओके, तो ये हो गया आपका रेगुलर प्रोविजंस, मींस व्हेन यू आर नॉट फॉलोइंग डिफॉल्ट रेजिम ऑफ 115 BAC। ओके, तो दोस्तों अगर डिफॉल्ट रेजिम फॉलो की 115 BAC की तो क्या होगा, इफ यू फॉलो डिफॉल्ट रेजिम ऑफ 115 BAC तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो दोस्तों आपको अलग स्लैब्स अप्लाई करने पड़ेंगे, एंड वो भी अलग टोटल इनकम पे, और वहां पे AMT नहीं आएगा। ओके, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स नहीं आएगा। तो आप जब कैलकुलेट करोगे एज पर 115 BAC तो स्लैब्स क्या अप्लाई होंगे और कौन कौन से डिडक्शंस अलाउड नहीं हैं, ये आप उसके लिए आपको अपेंडिक्स दिया है, यहाँ पे एक अटैचमेंट दिया है, वो देख सकते हो। तो ये तो रेगुलर प्रोविजंस थे, उसके सरचार्ज थे, तो ये याद नहीं है तो ये भी रिवाइज कर लो इससे। ओके, देन गाइस आता है 115 BAC which is amended for 24-25 by Finance Act 2023। तो आपको एकदम डीप में देखना है ये स्लैब्स। आपको क्या याद रखना है, एक तो पहले वाले स्लैब्स भूल जाओ। ओके, 115 BAC के पहले वाले स्लैब्स भूल जाओ, नए स्लैब्स याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, VIMP। सो दोस्तों इस सीरीज में ऐसे सवाल कवर करूंगा जो बहुत ही वैल्यू एडिशन सवाल होने वाले हैं, और जिनमें इनमें जो कॉन्सेप्ट्स छुपी हुए ना वो एग्जाम में पूछने ही वाले हैं, उस टाइप के कॉन्सेप्ट्स। तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकॉन, एंड प्लेलिस्ट भी चेक कीजिएगा एंड डिस्क्रिप्शन भी चेक कीजिएगा, आपके काम की बात है, राइट। आई वांट स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस, एंड आई वांट स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 22 टू फाइनेंस एक्ट 23, मतलब AY 23-24 टू AY 24-25। आई वांट स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिर्फ इजी कॉन्सेप्ट्स नहीं, ओके सब इंपॉर्टेंट चीजें चाहे वो इजी हो या डिफिकल्ट हो आपको आनी चाहिए, तभी आप दोस्तों CA इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने वाले हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, नॉट बाय डूइंग इजी थिंग्स बट बाय डूइंग इंपॉर्टेंट थिंग्स, चाहे वो इजी हो या डिफिकल्ट हो। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड लाउड मैसेज आई वांट टू गिव टू ऑल माय CA इंटर May 2024 स्टूडेंट्स। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप याद रखोगे, व्हाट विल यू रिमेंबर, 0 to 3 नो टैक्स,
अब 3-3 लाख से आगे जाना, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, above 15. ऑब्जर्व किए? यस सर। एंड रेट ऑफ टैक्स बढ़ाओ 5% से, 0 to 3 no tax, then 5%, 10%, 15%, 20% and 30%. 25% गायब हो गया है. There is no rate of tax of 25% under 115 BAC. समझा कि नहीं सबको? Did you all get it? Yes sir. देखो सिंपल है, 0 to 3 no tax, 3 to 6 tax at 5%, 6 to 9 tax at 10%, 9 to 12 tax at 15%, 12 to 15 tax at 20%, above 15 tax at 30%. आपको स्लैब्स कैसे अप्लाई करने हैं ये तो आता ही है, राइट? और जब आप 115 BAC में टोटल इनकम निकालते हो तो यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक एग्जम्पशंस डिडक्शंस ऑफ फॉलोइंग. तो वो तो आप लिस्ट यू कैन गो थ्रू एंड अपने मेन बैच में तो एकदम डिटेल में हमने डिस्कस किया है. मैं क्या बताना चाहता हूं, इस सम में क्या रेलेवेंस है इसका, तो इस सम में आपको 35 AD वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा और आपको SEZ वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा. तो यू विल एड इट गाइस, यू विल एड इट, बट वो जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन जरूर मिलेगा. तो आपको क्या करना है, जो आपने टोटल इनकम निकाला था, जो आपने टोटल इनकम निकाला था दोस्तों एज पर रेगुलर प्रोविजंस, वो था 48 lakhs. उस 48 lakhs में आपको क्या करना है, उस 48 lakhs में आपको रिकंसाइल करना है. सर रिकंसाइल मतलब, रिकंसाइल मतलब 48 लाख आया था टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजंस अंडर रेगुलर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन, सब डिडक्शंस वगैरह लेने के बाद. तो उस 48 लाख में आप ऐड करोगे 35 AD वाला डिडक्शन जो कि है 65 लाख, एंड दोस्तों 10 AA वाला डिडक्शन जो कि है 32 lakhs. बट माइनस करोगे इस 65 lakhs के ऊपर वाला डेप्रिसिएशन जो कि है 6.5 लाख. सिंपल सी बात है दोस्तों, जब 100% डिडक्शन का इफेक्ट नलिफाई हुआ एंड इट वाज अ कैपेक्स, मतलब जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिडक्शन नलिफाई हुआ तो ऑर्डिनरी तो अलाउ होना चाहिए, तो ऑर्डिनरी इज डेप्रिसिएशन. तो आप प्लस माइनस करके निकाल सकते हो. टोटल इनकम आने वाला है 1,38,50,000. यस, ये फिगर एडजस्टेड टोटल इनकम की भी है, नो प्रॉब्लम. एक समझना है, जब 115 BAC अप्लाई करते हैं तो यस, तो क्या होता है, तो एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब AMT के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते. So guys, please calculate on 1,38,50,000 the tax. कैसे कैलकुलेट करोगे? अरे सर ये कैलकुलेशन दिखाओ हमें. दिखाता हूँ, डोंट वरी. 1,38,50,000 का जो कैलकुलेशन है उस पे टैक्स कितना आएगा ये अभी आपको दिखाता हूँ. ओके, पे अटेंशन, 100% पे अटेंशन. 115 BAC वाला आपको टैक्स कैलकुलेशन दिखाने वाला हूं ऑन 1,38,50,000. ओके, 0 to 3 lakh नो टैक्स, 3 lakh to 6 lakh, 3 lakh to 6 lakh में जो 3 लाख है उस पे टैक्स है 5%. तो 3 lakh into 5% 15,000. 6 lakh to 9 lakh, इसके बीच में जो 3 लाख है उसके ऊपर कैलकुलेट टैक्स एट 10%, 30,000. 9 लाख टू 12 लाख के बीच में कितना है, 3 लाख. उस 3 लाख पे कैलकुलेट करना 15%, 45,000 गाइस. 12 लाख टू 15 लाख के बीच में जो 3 लाख है उस पे कैलकुलेट करना है 20% जो कि है 60,000.
तो इन शॉर्ट दोस्तों यहां तक आपका आया होगा 1,50,000, 1,50,000 आया होगा. अब above 15 lakhs you have to calculate at 30%. So take on your calci guys, take on your calci. 1,38,50,000 minus guys your 15 lakhs, which is 1,23,50,000, उसका 30%. You will get 37,05,000. You will get 37,05,000. अब दोस्तों टोटल लेना 37,05,000 प्लस ऑल द अबव फिगर्स, आपको मिलने वाला है 38,55,000. एग्रीड? तो 38,55,000 आएगा. और दोस्तों आपको ऑब्वियसली सरचार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज योर टोटल इनकम एक्सीड्स 1 CR and does not exceed 2 CR for individual. तो ये 15% सरचार्ज आएगा. ऑफ कोर्स 15% ऑफ 38,55,000. तो ये जो आपका आएगा अमाउंट, उसके ऊपर प्लीज कैलकुलेट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड यू विल गेट टैक्स लायबिलिटी. तो अगर आप कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स में गए यहाँ पे 115 BAC के अनुसार, तो आपकी लायबिलिटी आएगी 46,10,580. ओके. बट अगर आप उसमें नहीं गए और आप रेगुलर प्रोविजंस में गए जिसमें AMT मतलब अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स भी अप्लाई होता है, तो गाइज वो अप्लाई करने के बावजूद आपकी लायबिलिटी आ गई थी 30,64,450. So which is less? You can follow this 115 BAC जिसमें लायबिलिटी आएगी 46,10,580, और यू कैन फॉलो रेगुलर प्रोविजंस जिसमें लायबिलिटी आएगी 30,64,450. सो कौन सा अच्छा है? सो ऑफ कोर्स वी कम टू कंक्लूजन कि यहाँ पे रेगुलर प्रोविजंस आर बेटर देन, गॉट इट, रेगुलर प्रोविजंस आर बेटर देन this 115 BAC. in this case हर एक केस में ये अलग होगा, सॉल्यूशन डिसीजन अलग होगा. इसलिए टैक्स ऑप्टिमाइजेशन मतलब टैक्स बढ़ाना नहीं. टैक्स ऑप्टिमाइजेशन मतलब टैक्स प्लानिंग, मतलब कौन से सिचुएशन में टैक्स लायबिलिटी इज लेस, दैट शुड बी सिलेक्टेड. तो गाइज आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा that you should opt out of default regime in this case. Okay, that is you should opt out of 115 BAC in this case. Clear? Because your tax liability is less. और उसके अलावा यहाँ पे 1761,850 का AMT क्रेडिट है, तो वो भी आपके लिए एडिशनल बेनिफिट है. ओके, सो दिस वे गाइज वी हैव कवर्ड दिस वेरी अमेजिंग क्वेश्चन. मुझे क्वेश्चन बहुत पसंद आया. ये CA इंटरमीडिएट के आपके मॉड्यूल में है ये क्वेश्चन. ओके, एज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टैक्स ऑप्टिमाइजेशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. तो पिछले एग्जाम तक ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम हुआ करता था. अब उन्होंने न्यू सिलेबस में इसको क्या बोला है? टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, ऐसा टॉपिक का नाम दिया है. तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है. दिस इज द कॉन्सेप्ट गाइज. वी विल कम विथ मोर एंड मोर सच क्वेश्चंस. ओके, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड इन. ये ना ही सिर्फ इनकम टैक्स के लिए है, बट ये सब सेशंस मैं GST के लिए भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रोविजंस लेके आने वाला हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इमीडिएटली अब आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा प्रोविजंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई. सर प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस क्यों डाले हुए आपने? क्योंकि आपके ओल्ड सिलेबस में क्या नहीं था? आपके ओल्ड सिलेबस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ GST नहीं था, वो न्यू में है. तो ऑब्वियसली मेनी स्टूडेंट्स वुड लाइक टू लर्न दैट, सो आई हैव पुट दैट आल्सो इन द प्लेलिस्ट. तो आप पक्का से ये प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए. आपके इनकम टैक्स प्लस GST इन दोनों के
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए फ्रॉम द May 24 एग्जाम पर्सपेक्टिव. So thank you so much guys for being such lovely audience, and do share this with your friends, and if you have liked, then kindly subscribe to the channel and hit the bell icon, and do let us know in the comments कि आपको ये सेशन कैसा लगा. Your tax mentor CA प्रतीक नेवे from Zest Learning Studios signing off. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. Bye guys. Do check the description.